हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं विकास के मॉडल की आलोचनाएं। ठीक है, तो अभी जो विकास चल रहा है अपना चैप्टर, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, कुछ इसके पॉइंट्स जो हैं वो समझ चुके हैं। देन यहाँ पे आता है कि क्योंकि इसमें कुछ हमने देखा कि चुनौतियाँ भी हैं। देन उसके बाद हम अदर कंट्री से जो मॉडल अपनाते हैं तो उसमें से कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी होते हैं, तो इनमें देखेंगे क्या क्या हुआ था। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें बताया क्या गया था कि विकास के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि बहुत से देशों में जिस तरीके से विकास मॉडल को अपनाया गया वह विकासशील देशों के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ है और इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही है। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि हम यदि अदर कंट्रियों से अपनाते हैं तो ऐसा कहना उनका कि ये काफ़ी महंगा साबित हो रहा है और बहुत अधिक लागत भी इसमें लग रही है और अनेक दीर्घकालिक कर्ज से हम दब भी गए हैं। ठीक है, तो जब महंगा होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमें कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम अदर कंट्रियों से अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसी हिसाब से करना होगा और उस हिसाब से करने में फिर हमारा जो बजट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि अफ्रीका अभी तक अमीर देशों के से लिए गए भारी कर्ज तले कराए रहा है और विकास के रूप में उपलब्धि लिए गए कर्ज के अनुरूप नहीं रही और दरिद्रता एवं रोगों ने क्या किया, अभी भी महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले रखा है। ठीक है, तो अब ये वही वाली बात हुई कि जैसे सपोज मान के चलिए कि हमें अपने घर का विकास करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं हमारी, हमने क्या किया, अच्छा खासा कर्ज लेके अपनी कार भी एक ले ली, अपना अच्छा खासा घर भी बनवा लिया, अभी सारा काम कर्जे से ही चल रहा है। देन उसके बाद क्या होता है कि अब वो कर्जा चुकाना है, तो हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसा तो पहले से एक तो कमाई नहीं थी, ऊपर से हमने कर्जा ले रखा और सारा विकास तो अपना कर लिया, लेकिन वो विकास किस काम का, क्योंकि जब हम वो कर्जा नहीं चुकाएंगे, चाहे गवर्नमेंट से ले चाहे किसी पब्लिक से ले, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक टाइम बाद जितना भी हमने विकास किया सारा कुछ उसे जब्त ही कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके के यदि हम विकास करते हैं तो फिर किसी काम का नहीं रह जाता। तो इसमें आलोचक यही कहते हैं कि हम यदि अदर कंट्रियों का देख के विकास करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी महंगा पड़ रहा है, कर्ज भी लेना पड़ रहा है और जब कर्ज लेना पड़ रहा है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ही, और चुकाना जब पड़ेगा तो उसके लिए यदि हमें इसमें प्रॉफिट नहीं हुई तो फिर क्या होगी, समस्या बन सकती है। देन क्या होता है कि विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी, तो अब समाज को क्या कीमतें चुकानी पड़ी थी, इस पे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो विकास का मॉडल था उसके कारण बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ गई थी और अन्य चीज़ों के अलावा बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में क्या हुआ, लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हो गया था। और विस्थापन का परिणाम यदि हम बात करें तो आजीविका खोने और दरिद्रता के में वृद्धि के रूप में सामने आया था। कि इसमें क्या हुआ, जैसे इसने मतलब हमारे कंट्री में विकास हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो बांध बनाए जा रहे हैं, जो सड़कें बनाई जा रही है, जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, तो इनमें से जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे किसी न किसी की निजी संपत्ति भी इसमें आती है। ठीक है, और जब वो आती है तो सिर्फ हमारी संपत्ति वहाँ पे जब सब दे रहे हैं और हम नहीं दे रहे हैं, तो फिर चाहे वो जबरदस्ती से ले, आप फिर जिस तरीके से मानेंगे वो उस तरीके से लेंगे, लेकिन उतने के पीछे वो अपना काम नहीं बंद कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। और अगर ग्रामीण खेतिहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं तो वे क्या करते हैं, समाज के हाशिए पर चले जाते हैं और बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। तो शहरी कुछ गरीब होते हैं, कुछ ग्रामीण गरीबी की आबादी में आते हैं और लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। दिन क्या होता है कि संस्कृत का भी विनाश होता है, जो उनकी संस्कृत पहले से परंपराएं चली आ रही थी, कहीं ना कहीं उनका भी विनाश होता है, क्योंकि जब वो विस्थापित होते हैं तो उन्हें तो इस्टेब्लिश होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे नुकसान कई तरीके के होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जब वो लोग नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं और ऐसे विस्थापनों ने क्या किया कि अनेक देशों में संघर्षों को जन्म दे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अभी हम ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा पॉइंट था, क्या समझ रहे थे कि समाज को इसमें से कीमतें क्या क्या चुकानी पड़ी है।
तो पहला तो हमने देख लिया कि यहाँ पे लोग विस्थापित होते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो ग्रामीण गरीब होते हैं, जो शहरी गरीब होते हैं, और जब वहाँ से विस्थापित कर दिए जाते हैं तो उनकी संस्कृति वगैरह पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि विस्थापित लोगों ने अपनी इस नियति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया। और आपने क्या किया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में सुना होगा और हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आप लोगों को यदि याद हो तो वहाँ पे क्या हुआ था कि यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है कि जो नर्मदा नदी है उसमें सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, उसमें एक दो डैम और हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सरदार सरोवर बांध के अलावा और कौन-कौन से डैम हैं नर्मदा नदी में या नहीं है, तो ठीक है, और यदि हैं तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है? तो यहाँ से लेकिन ये सरदार सरोवर जो डैम है वो नर्मदा नदी में ही बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग इसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, और बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफ़ी बड़े इलाके में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र व कक्ष के रेगिस्तानी इलाके को पेयजल भी उपलब्ध होगा, ठीक है? तो सौराष्ट्र जो एरिया हमारा आता है, तो आपको पता होगा जो एमपी का यहाँ से ये बैतूल वाला, इधर से ये जो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है? तो यहाँ से यदि हम बात करें तो सपोज मान के चलिए कि ये आपका इंडिया है और इसमें से यहाँ पे जो एमपी आता है, एमपी के इधर ये दक्षिण वाला एरिया जो है नागपुर साइड का, वो अपना क्या आता है, सौराष्ट्र कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि सौराष्ट्र इसमें बताया गया है। उसके बाद कुछ रेगिस्तानी इलाका है आपका, जो महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया, तो उसे ही आप लोग देख लीजिएगा जब ज्योग्राफी का पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा ये सौराष्ट्र क्या है, विदर्भ क्या है। तो नागपुर वाले यहाँ बीच का यही दक्षिण वाले एरिया को विदर्भ भी कहते हैं। देन महाराष्ट्र का जो इधर आता है वो सौराष्ट्र होता है, इधर रेगिस्तानी था। तो इसमें से क्या बताया गया कि जो नर्मदा नदी है तो उसमें ये कहा जाता है कि इससे बिजली हम उत्पन्न करेंगे, देन इतने इतने इलाकों को इससे इसका फायदा मिलने वाला है। तो कच्छ के रेगिस्तानी इलाके को भी पेयजल की उपलब्धि होगा, और बड़े बांधों के विरोधी इन दावों का खंडन करते हैं और इसके अलावा अपनी जमीन में डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका के छिनने से क्या होता है कि 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या पैदा हो गई थी। और क्या हुआ कि इसमें से अधिकांश लोग जनजाति या दलित समुदायों के हैं और देश के अति वंचित समूहों से आते हैं। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया जाता है कि विशाल जंगली भूभाग भी बांध में डूब जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ेगा। यानी कि जो इसके समर्थक है वो कह रहे हैं कि हम आपको वेलफेयर सुविधाएं देंगे, लेकिन जो इसके विरोधी है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे की जनजातियाँ रह रही हैं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इनका दोनों का ही आपको याद रखना है। और ये इसमें थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में कि थोड़ा सा आप इतना याद रखिएगा, जो यहाँ जो NVST, ठीक है? तो कुछ ऐसे करके आप उसका फार्मूला भी बना सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत है और फिर नर्मदा नदी आती है, फिर सतपुड़ा है, फिर तापी है। तो ऐसे सीक्वेंस भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और जो MP के हैं उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट होता है। खैर रिवर उवर तो UPSC में भी अपनी पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो ये आ गया विंध्याचल पर्वत, और इसके बाद आता है नर्मदा नदी, यहाँ से निकलती है। देन उसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वत, फिर उसके नीचे आपकी तापी रिवर है, ठीक है? ये दोनों ही जो रिवर इधर आती हैं यहाँ पे अरब सागर में गिरती हैं। तो कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी एस्चुरी बनाती है या कौन से डेल्टा बनाते हैं। तो जितनी रिवर है वो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए चलती हैं, यानी इस पहाड़ी इलाके को काटते हुए चल रही हैं, ठीक है? तो इनसे भी, और कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, तो नर्मदा और तापी ही रिवर ऐसी है। फिर कुछ साउथ की नदियां हैं, तो वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा इनसे बनते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। देन अब आते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी। अभी अभी हमने क्या देखा कि विकास डेवलपमेंट की वो कीमत जो समाज को चुकानी पड़ती है, देन अब जो हमारे इन्वायरमेंट को चुकानी पड़ी। तो इसमें से क्या हुआ कि वास्तव में जो विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और इसके परिणामों को विस्थापित लोग ही नहीं पूरे आबादी महसूस करने लगी थी। तो जो मतलब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और आज आप देख भी रहे हैं,
कि यहाँ पे हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो वो हमारा कहीं न कहीं डेवलपमेंट भी इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब हम अपना उद्योग स्थापित करेंगे, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम पेड़-पौधे काटेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट नष्ट करेंगे, देन उसके बाद हम वहाँ पे कुछ उद्योग वगैरह स्थापित करेंगे, तो उससे कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसमें यही बताया गया कि बहुत ज़्यादा उसमें प्रभाव ह देखा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि जब दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया, तो ऐसा देखा गया कि तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्री तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों से के विस्थापित होने के कारण ही नुकसान इतना अधिक हुआ था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि आपने भूमंडल के ताप बढ़ने के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारा पृथ्वी है उसका ताप कैसे बढ़ता है। ठीक है। जो उसका टेम्परेचर होता है वो कैसे इंक्रीज होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों का जो बर्फ है वो पिघल रही है। आपने बहुत न्यूज वगैरह में आता रहता है, तो आप लोग ये सुने होंगे कि जो आर्कटिक है और अंटार्कटिक है, ठीक है, तो इनकी जो क्या है बर्फ है वो लगातार पिघलती जा रही है। और यह बाढ़ लाने और बांग्लादेश एवं मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले इलाकों को तो डुबा देने में सक्षम है। तो जब बर्फ पिघलती है तो उससे क्या होता है, क्योंकि जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, तो उससे क्या होगी कि जो बर्फीले इलाके हैं वहां पे, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बाढ़ आती है, तो इतना ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आपकी नहीं आती जितना बर्फ के पिघलने से। कभी कभी अभी हिमस्खलन हुआ था, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा जैसे जो हिम के पहाड़ है वो क्या होते हैं जब पिघलते हैं तो पूरा का पूरा मतलब एरिया ही बहा के ले जाने की वो क्षमता रखते हैं। और इसी तरीके से आपने सुनामी भी देखी होगी जो हमारे पूर्वी तट और ये पश्चिमी तटों में आते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब आने की वजह जो है वो हमारा धरती का गर्म होना ही है। आप देखते हो कि जो ज्वालामुखी फटता है वो भी धरती के गर्म होने से ही बाहर निकलता है, उसका जो लावा होता है। तो ये भी धरती की जब हमारी बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा उसमें हीट आ जाती है कि उससे मतलब वो होता है ना कि जब पानी गर्म हो जाता है तो उबाल फेंकता है बाहर को। तो मतलब हमने पानी रखा था किसी बर्तन में और उसमें गैस में चढ़ा दिया था, लेकिन जब वो गर्म होता है और इतना ज़्यादा वो गर्म हो जाता है, हमने उसे हाई टेम्परेचर दिया और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है। गर्म होने के बाद आप देखोगे कि वो पानी बाहर की तरफ फेंकेगा, उसके जो बुलबुले निकलते हैं वो बाहर की तरफ पानी आता है। हमने भले ही आधा रखा है वो पानी, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा एकदम से उसमें उबाल आने लगता है तो वो बाहर फेंकता ही है। इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जब हमारी पृथ्वी गर्म होती है तो कंडीशन क्या होती है। ठीक है। तो और गर्म कम होती है जब ग्रीन हाउस पर जो हमारा है उसके कारण, जो ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें कभी कभी पूछी जाती हैं तो वो आप सब देख लीजिएगा। और अभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे होंगे तो वहां से आपको पता चलेगा। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे यदि हम बात करें कि आने वाले दौर में पारिस्थितिकी संकट से हम बुरी तरह प्रभावित होंगे। अब ये जो हम डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये सारी बातें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि समाज पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा, इसके बाद उसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ा। अभी हम इसके निगेटिव सेंस ही देख रहे हैं, अभी पॉजिटिव सेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें लिखनी होगी। ठीक है। और ये हमारे एसे के लिए भी, हमारे जो जीएस पेपर 1 2 3 होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप जब भी आंसर लिखेंगे तो एनसीईआरटी के डाटा पुट करते हैं तो वहाँ पे आपके नंबर कटने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, एंड बिल्कुल भी नहीं होते नंबर कटने के चांसेस, थोड़ा बहुत भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरा पारिस्थितिकी संकट भी जो है बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो अमीर और गरीबों में फर्क नहीं करता है। जो वायु प्रदूषण हमारा है तो वो ये नहीं देखता कि भाई अंबानी के पास नहीं जाना है या कोई गरीब है उनके पास ही जाना है। दिन क्या होता है, लेकिन संसाधनों के अविवेकशील उपयोग का वंचितों पर तत्कालिक और अधिक तीखा प्रभाव पड़ेगा। जलावन, जड़ी बूटी और आहार आदि के रूप में जंगल के संसाधनों का अपने गुजारे के लिए विविध प्रकार के उपयोग करने वाले गरीबों पर जंगलों के नष्ट होने से बहुत बुरा असर पड़ता है। नदियों, तालाबों के सूखने और भूमिगत जल स्तर के गिरने का अर्थ है कि औरतों को पानी लाने के लिए अधिक दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे
क्या हुआ कि ठीक है ये सब पे समान होता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा गरीबों को ज़्यादा ही मात खानी पड़ जाती है, क्योंकि अब वो उनके पास ना तो पानी की सुविधा है, वहीं जो भी नदी तालाब थे लेके आ रहे थे वहाँ से, अब आपने उसे नष्ट कर दिया। तो वो बहुत दूर-दूर तक जाएँगे, जहाँ से अभी ऐसा तो है नहीं कि वो घर पे ही ट्यूबवेल करा लें, इतना तो पैसा नहीं उनके पास, तो उन्हें ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। और क्या होता है कि हर विकास के जिस मॉडल का अनुकरण कर रहे हैं, वह ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उद्योग उपयोग पर बुरी तरह निर्भर है। दिन क्या होता है कि विश्व में प्रयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला या पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से आता है, और जिनको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। तो जो ऊर्जा का हमारे एनर्जी का जो अधिकांश भाग है, वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो वो हमें प्राप्त होता है कोयला या पेट्रोलियम से, ठीक है? तो जब कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और जिनको हम क्या कर सकते हैं, इन्हें अब हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि एक बार आपने कोयला जला दिया, तो वो दोबारा फिर आप ऐसा नहीं कि कोयले को फिर दोबारा जला सकते हैं। पेट्रोलियम एक बार खत्म हो गया, तो पेट्रोलियम जो दो एक बार आपने यूज़ किया और वो खत्म हो गया, वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो इसमें से क्या होगा कि एक तो ये मतलब इसका हम नया-नया हर जगह से तलाश करते रहते हैं, उसके लिए भी हम धरती को खोदते हैं, ठीक है? तो ये हमारे धरती के अंदर से ही हमें मिलते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं। पेट्रोलियम हो गया, चाहे आपका केरोसिन हो गया, चाहे आपका ये कोयला हो गया, जो भी लोहा, चांदी, सोना सब कुछ हमारी धरती से मिल रहा है, ठीक है? सब जब हम खुदाई करते हैं तभी हमें मिलता है। देन उसके बाद क्या होता है कि उपभोक्ताओं की बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में अमेज़न के बरसाती जंगलों का भी मतलब विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है। क्या ये अनवीकरित संसाधन संसाधन जो है हमारे, वो इतनी मात्रा में है कि अविकसित यानी कि विकसित देशों में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग समृद्ध जीवन पद्धति अपना सके। और इन संसाधनों की परिमित जो हमारी है, वो प्रकृति को देखते हुए उत्तर नकारात्मक ही होगा। और तब आगामी पीढ़ियां क्या होगा, यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका क्या होगा, क्योंकि ये क्या है कि अनवीनीकृत संसाधन है। कुछ नवीनीकृत संसाधन होते, कुछ अनवीनीकृत संसाधन होते हैं। नवीनीकृत है कि जिन्हें आप एक बार यूज करो, उसका फिर से आप रीयूज कर सकते हो। लेकिन अनवीनीकृत जो साधन है, हमने पेट्रोलियम का यूज किया, देन अब हम पेट्रोलियम का जिसका जितने लीटर यूज कर लिया, अब उतने लीटर पेट्रोलियम खत्म ही होना है, हम उसे अब कहीं से नहीं ला सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया कि ये अनवीनीकृत संसाधन हो गए। अब यहाँ से ये जो खत्म हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी, क्योंकि हम अभी अंधाधुंध इन्हें खत्म कर रहे हैं। जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम लगे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें बताया गया है कि क्या उनका जो जीवन है वो सुकून से रह पाएगा, या क्या उन्हें हम एक संसाधन रहित पृथ्वी और ढेर सारी समस्याएं सौंपने जा रहे हैं। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि हम उन्हें जब सारा कुछ अभी नष्ट किए दे रहे हैं, तो क्या उन्हें हम क्या करने जा रहे हैं, कि मतलब संसाधन रहित, या कि बहुत ज़्यादा समस्या से जूझने के लिए पूरी पृथ्वी छोड़ के जाएँगे, कि क्योंकि जब हम इतना आपको देख रहे हो कि हर जगह पे जो वाटर है हमारा, तो एकदम से प्योर वाटर कहीं पे भी नहीं मिलता, बिसलरी का ही पानी आपको पीना पड़ रहा है, ठीक है? तो जब बिसलरी का ही पानी आज पीना पड़ रहा है, तो आज पानी यदि 10 रुपए बॉटल मिल रहा है, तो आने वाले समय में उस यदि एक तो मिलेगा नहीं स्वच्छ वाटर, हर जगह का तो खारा पानी होता जा रहा है, और यदि मिला भी, तो वो आपकी सोने चांदी की कीमत से भी बढ़ के होगा, कि कोई पानी पीने के लिए भी सोचेगा कि हम पानी पिएँ कि ना पिएँ, और सोचने के लिए रह नहीं जाएगा, क्योंकि पानी और खाने के बिना इंसान जीवित नहीं रहता है। तो हम इतना पृथ्वी को, आपने देखा होगा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी की बात की जाती है, वो सारी चीज़ें हैं कि आप जब भी कहीं पे उद्योग स्थापित करोगे, तो वहाँ से कई सारे इसमें प्रयास किए गए हैं कि हमें क्या करना है, कि इन्वायरमेंट को हम जितना नष्ट करेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप नष्ट मत करो, जितना आप नष्ट करोगे उतना ही आपको उत्पादित करना होगा। और ये शर्त रखी जाती है, अब जो कोई भी उद्योगकर्ता होते हैं उनके सामने ये शर्त रखी जाती है कि जितना आप इसको नष्ट करोगे उतना ही आप उत्पादित करोगे, तभी काम बन पाएगा। कि हम इधर से एनवायरनमेंट खत्म करते जा रहे हैं और कहीं पे पेड़ लगा नहीं रहे, पेड़ काटते जा रहे हैं। तो जब पेड़ काटेंगे हम और लगाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे ना पूरा इलाका, अभी आपका सिर्फ रेगिस्तान ही दिख रहा है बिना पेड़ों के, यहाँ पूरा इलाका दिखेगा बिना पेड़ों के। और बिना पेड़ों के देखना आप, मतलब दुनिया कितनी वीरान सी लगती है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं रह जाने वाला फिर, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ जीवित रहते हैं, एंड हमारी जो हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, जब पेड़ नहीं रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ के अलावा कोई भोजन बनाता नहीं है, तो वो फिर हमें आएगा और फिर वो हमारा जो पॉइजन का काम करेगा, और ऑक्सीजन तो हमें मिलेगी नहीं, तो फिर इस पृथ्वी में जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। यदि अभी हम लोग नहीं जागृत हुए तो कुछ खैर कोरोना है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, ये भी एक महामारी है। तो उसके बाद अब क्या होता है कि विकास का जो मूल्यांकन है, अब इसमें बात करें तो ये दोनों ही समस्याएं थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि क्या हो सकता है, आपके काम आएगा ये। अब इसमें है कि यह यहाँ पे कहा गया है कि नहीं कहा जा सकता कि दुनिया पर विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो अब हमने कहा ना कि अभी हमने इसके निगेटिव सेंस देखे हैं, तो हम ये सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि इसका निगेटिव ही इफेक्ट पड़ा, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की दर बढ़ाने, यहाँ तक कि गरीबी घटाने में भी कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन कुल मिलाकर असमानताओं में गंभीर कमी नहीं आई है। और उसके बाद हम बात करें तो विकासशील जगत में गरीबी लगातार एक समस्या बनी हुई है। विकासशील जगत में, डेवलप में नहीं, डेवलपिंग में, ठीक है, यानी विकसित देशों में नहीं, विकासशील देशों की यहाँ पे बात की जा रही है कि वहाँ पे गरीबी जो है वो लगातार, हमारी इंडिया भी क्या है, विकासशील कंट्री है, और यहाँ पे भी गरीबी आप देख रहे होंगे किस हद तक है। और उसके बाद हमने पहले ही देखा है कि यह मान लिया गया था कि उन्नति के फायदे नीचे की ओर रिस रिस कर समाज के सर्वाधिक मतलब निर्धन एवं वंचित तबकों तक पहुंचेंगे, और सफलतापूर्व यानी फलस्वरूप सभी के जीवन स्तर में सुधार आएगा। हालांकि विगत वर्षों में दुनिया के अमीर और गरीबों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके अमीरों और गरीबों की बीच की दूरी है वो मतलब बढ़ती ही गई है। किसी देश की उन्नति की दर ऊंची हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मतलब इसका लाभ जो है वो सबको समान रूप से मिल ही जाए। और क्या होता है कि जब तक आर्थिक उन्नति और पुनर्वितरण साथ साथ नहीं चलते, तब तक पहले से ही समृद्ध लोगों का द्वारा जो लाभ पर कब्जा जमाने की गुंजाइश अधिक रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो आप थोड़ा सा यदि हम बात करें इसमें कि जो रिस के बात की गई है कि ऊपर से नीचे आएगा, हमारा जो योजना आयोग आई थी कुछ इसी तरीके की थी, यहाँ से कि पहले टॉप टू बॉटम। अब यहाँ टॉप टू बॉटम यानी कि जो चीजें गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम वगैरह लॉन्च की जा रही हैं, तो सबसे पहले अमीरों तक जाने वाली हैं। उसके बाद इधर से रिस के बचते बचते इनके पास तक आया, तो इनके पास तक कुछ नहीं मिला। 10 रुपए का यहाँ से चला और यहाँ तक आते आते यहाँ हर जगह आदमी बैठे हैं। तो यहाँ से आप चला रहे हो टॉप टू बॉटम, तो यहाँ तक आते आते क्या हुआ, इनके पास तो 50 पैसे भी नहीं मिले। 1 रुपए तो छोड़िए, 50 पैसे या 25 पैसे भी इनके पास बच के नहीं आ रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है उसमें से इनको मिल रहा है। और उसके बाद फिर इसीलिए उसको हटा भी दिया गया था। और कुछ इसमें यही बताया गया कि पहले यही था कि मतलब वो रिस कर गरीबों तक जाएगा, और रिस तक गरीबों तक आना मतलब गरीबी और बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि इस बात को अब उत्तरोत्तर अधिक स्वीकृति मिल रही है कि विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की जरूरत है, और आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक ध्यान होने से अनेक प्रकार की समस्याएं ही नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि क्या होता है कि आर्थिक उन्नति भी हमेशा संतोषजनक नहीं रही है। और इसलिए क्या होता है कि विकास को अब व्यापक अर्थ में ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे। और क्या होता है कि यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया को समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, यानी कि विकास को यदि हम ऐसा समझ लेना कि जिसका सिर्फ एक ही टारगेट हो गया कि जीवन की गुणवत्ता जो है तो उसमें वृद्धि है, तो क्या होगा कि यह तर्क दिया जा सकेगा कि विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर के जरिए मापना अपर्याप्त और कई बार भ्रामक भी हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि अब विकास को मापने में के जो वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं, इसी तरह का एक प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, और जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है।
तो यूएनडीपी के द्वारा, थोड़ा-सा यूएनडीपी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो उसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती हैं, तो वहाँ से आप लोग पूरा समझ लेंगे। ये जो इकोनॉमिक्स का अपना है, तो बस इतना समझना है कि विकास के उसमें यूएनडीपी जो अपना देता है डाटा वगैरह, वार्षिक तौर पर क्या होता है, प्रकाशित करता है, ये वार्षिक की रिपोर्ट ही आती है इसकी। और इस प्रतिवेदन में क्या होता है कि साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु संभाविता और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे जो देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है कि ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप कंट्री है, ये अनडेवलप कंट्री है, तो उसमें से यूएनडीपी के द्वारा ही किया जाता है। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग आज इसे पूरा कंप्लीट ही कर लीजिएगा, बेटर होगा। तो इसमें से कौन-कौन से आधार माने जाते हैं, किस-किस आधार पे ये अपनी रिपोर्ट निकालता है, तो यहाँ पे ये अपनी रिपोर्ट निकालता है सबसे पहले तो साक्षरता पे और शैक्षिक स्तर पर, देन आयु संभाविता और मातृ मृत्यु दर, ठीक है। तो जो मदर फर्टिलिटी रेट होता है उसमें से निकालता है, और उसके बाद आता है कि ये कुछ और विभिन्न सामाजिक संकेत के आधार पर ये देशों का दर्जा जो है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इस उपाय को मानव विकास सूचकांक कहा गया है। और ये जो उपाय होता है इसे क्या कहा गया है, मानव विकास सूचकांक कहा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छे प्यारे प्यारे इनसे बनते हैं, इकोनॉमिक्स से भी आते हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और इस अवधारणा के अनुसार विकास को ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो अधिकाधिक लोगों को उनके जीवन में अर्थपूर्ण तरीके से क्या करे। यहाँ पे हमको पूरा एकदम से इसमें क्या बताया गया है कि जो विकास है उसमें अधिकाधिक जो लोग, अधिकांश लोगों को क्या हो कि उनके जीवन के अर्थपूर्ण तरीके के विकल्पों को चुनने की अनुमति दे। और इसकी पूर्व शर्त है कि आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो, और इसे बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है। दिन क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, आपने कई बार सुना रहा होगा। यहाँ पे ये वर्ड आता है रोटी, कपड़ा और मकान। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ आज का आपका होमवर्क है कि गरीबी हटाओ किस 5 ईयर प्लान में बात की गई थी। तो आप बताइएगा कि पहली में, दूसरी में, तीसरी, चौथी, पांचवी, 12 तक है, तो 12 में से कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जहां पे बात की गई थी गरीबी हटाओ की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबी हटाओ या बिजली, सड़क, पानी जैसे लोकप्रिय नारे इस भावना का संप्रेषण करते हैं। तो जो यूएनडीपी की अभी हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि उनके क्या बेस होते, किस आधार पे वो अपनी रिपोर्ट निकालता है। देन उसके बाद है कि यहाँ पे इसकी जो पूर्व शर्तें हैं कि यहाँ पे आहार, शिक्षा हो, आपका एजुकेशन हो, यहाँ पे हेल्थ की बात करें, यदि हम आश्रय यानी कि रहने के लिए कुछ जो हमारी बेसिक नीड होती है उनकी पूर्ति हो, और इस जो हमारी बेसिक नीड है उन पर जो आधारित दृष्टिकोण है, तो कुछ ऐसे नारे दिए जाते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो बेसिक नीड हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। आपसे कोई इकोनॉमिक्स के पूछते हैं कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो आप यही बताओगे रोटी, कपड़ा, मकान, या थोड़ी ज़्यादा आप कुछ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा या स्मार्ट बन के बताओगे, तो क्या बताओगे कि भोजन, वस्त्र और मकान। ठीक है, तो यहाँ पे इतना, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान कुछ ज़्यादा ही गरीबों वाला हो जाता है, तो हम भोजन, वस्त्र और मकान भी कह सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। और हमें आंसर में भी लिख सकते हैं, तो यही बातें लिखेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और यहाँ पे कुछ ये भी नारे थे, गरीबी हटाओ, बिजली, सड़क, पानी, बहुत ज़्यादा आपने सुने होंगे, बिजली, सड़क, पानी की हर घर बिजली होनी चाहिए, हर मतलब गांव या गली मोहल्ले तक भी सड़क जानी चाहिए, पानी हर घर, हर इलाके में होना चाहिए, ये काफ़ी लोकप्रिय नारे थे। देन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन गुजारना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है, और अभाव अथवा वंचनाओं से मुक्ति ही किसी व्यक्ति की पसंदगी और इच्छाओं की पूर्ति की कुंजी है। और इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में भूख या ठंड से मरते हैं, अथवा बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हों, तो यह क्या होगा कि देश के अभिक्षित होने का ही सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पे देश के जो यूएनडीपी निकाल रहा है इसमें, तो इसमें क्या कर रहा है वो, ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में रख के कर रहा है कि पूरा एकदम बेसिक नीड आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब पूरी होनी ही चाहिए। बच्चे भी यदि काम कर रहे हैं उन पे भी नज़र रखी जाती है किस तरीके से कि मतलब वो उनका एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
और यदि ऐसा ये सारी समस्याएं हैं जितना भी हमने पढ़ा कि मतलब हमारी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही, तो आप इसे विकसित भी नहीं कह सकते हो, वो अविकसित कंट्री में उसे रखा जाएगा। देन उसके बाद क्या आता है अब आपकी कि विकास की जो वैकल्पिक अवधारणा है, अब हम यदि इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आगा कि अध्याय के पहले हमने जो देखा था कि हिस्से में विकास के उस मॉडल की कुछ सीमाओं की चर्चा की गई और जिनका अनुसरण अब तक किया गया है, और इसके लिए क्या किया गया था कि मानव और पर्यावरण दोनों के लिहाज से भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, विकास का जो होता है तो हमें भी चुकानी पड़ती, हमारे इन्वायरमेंट को भी चुकानी पड़ती है इसकी कीमत, और विकास नीतियों के कारण जो कीमत चुकानी पड़ी है उसका और विकास के फायदों का वितरण भी लोगों के बीच असमान रूप से हुआ है। अधिकतर देशों में क्या हुआ है कि विकास की ऊपर से नीचे की जो हमारी यदि हम बात करते हैं कि रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, और अर्थात क्या होता है कि विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन और परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के सभी फैसले आमतौर पर राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्चतर स्तरों पर होते हैं। जिन लोगों के जीवन पर विकास योजनाओं का तत्काल असर पड़ता है, आमतौर पर उनसे क्या होता है कि तनिक भी सलाह नहीं ली जाती। तो यहाँ पे इसमें सीधे तौर से आप ओवरऑल समझिए कि विकास का जो भी खाका तैयार किया जाता है कि डेवलपमेंट कहीं पे करना है, सड़क बनानी है, रोड बनानी, जो डैम बनाने अपने, या पटरियाँ बिछानी है, या यहाँ पे कुछ और भी अलग परियोजनाएं लानी है, तो वो किस हिसाब से करना है वो अपना अधिकारी लोग जो कर लेते हैं, यानी जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी हो गए या कुछ राजनेता हो गए, उनके द्वारा ही ये सारी बातें तय कर ली जाती है। यहाँ पे आम आदमियों से कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया जाता है, इसमें ये कहा गया है। और ना तो क्या होता है कि सदियों से हासिल उनके अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया जाता है, ना ही उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। यह लोकतांत्रिक देशों के लिए भी उतना ही सच है जितना तानाशाही के अधीन देशों के लिए। और इस तरह विकास परियोजनाओं के जो जो विकास परियोजना होती हैं उनसे फायदे उठाने वाले सत्ताधारी तबकों द्वारा तैयार और लागू प्रक्रिया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाहे वो लोकतांत्रिक कंट्री हो चाहे वो तानाशाह वाली कंट्री हो, दोनों में ही कुछ ऐसे ही चलता है, बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसने क्या किया कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरीके से सोचने और आगे बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अधिकार, समानता, आज़ादी, न्याय और लोकतंत्र जैसे सभी मुद्दे उठाए गए हैं। और इस भाग में अब तहकीकात करेंगे कि इन धारणाओं ने विकास विमर्श के संदर्भ में कैसे नए अर्थ हासिल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के बारे में आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से क्या है। और यहाँ पे बिल्कुल आप लोग एक नॉर्मल वे में देखते हैं, प्रैक्टिकली आंसर वो आप एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जब भी आपके यहाँ रोड बनती है तो क्या आपसे कोई सलाह मशवरा करने आता है कि हमें यहाँ से रोड ले जानी, या गांव वालों को इकट्ठा करके बातें करें कि इधर से बननी है या ऐसे ऐसा हम सोच रहे हैं तो क्या करवा सकते हैं या यहाँ पे कैसे करवा सकते हैं। तो जी नहीं, आपसे बिल्कुल भी सलाह मशवरा नहीं ली जाती है। उन्हें जो करना हो तो वो अपने अकॉर्डिंग बना के पूरा खाका तैयार करके काम स्टार्ट करके आपको फिर बनी बनाई रोड दे दी जाती है। आपको अच्छी है तो भी मानना पड़ेगा, नहीं है तो भी मानना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, अधिकारों के दावे। अब अधिकारों के दावे कैसे होते हैं, और यहाँ पे अभी हमने देखा ना कि कुछ जैसे हमारा समानता का अधिकार हो गया, आज़ादी हो गई, न्याय हो गया, तो ऐसे मुद्दे कुछ उठते रहते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे अधिकारों के दावे कैसे होते हैं, थोड़ा उन पे नज़र डालते हैं। तो क्या देखा कि हमने गौर किया कि विकास के अधिकांश फायदों को ताकतवर लोगों ने कैसे हथिया लिया है, और विकास की कीमत जो अति दरिद्रों और आबादी के असुरक्षित हिस्से को चुकानी पड़ती है, चाहे यह कीमत पारिस्थितिकी तंत्र ने चुकाना मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान हो, मतलब नुकसान की वजह से हो, या विस्थापन और आजीविका खोने की वजह से हो। तो विकास की जो कीमत होती है वो कई तरीके से हमें चुकानी पड़ती है, चाहे फिर हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट चुकाए, चाहे फिर हम चुकाए। ठीक है, तो देखिए यार, जो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो शायद मैंने आपको एक दिन और बताया था, आप इन्वायरमेंट पढ़े भी होंगे, तो बिल्कुल उसका सीधा स्पष्ट उसका मतलब है कि इन्वायरमेंट, हम पर्यावरण की यदि बात कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं आते हैं। पर्यावरण की यदि हम बात करें, हमारे आसपास जितना है इनफैक्ट हम भी उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं शामिल, उस पर्यावरण में हम भी शामिल हैं। हमारे आसपास जो भी दिख रहा, नदी, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम सब कुछ आते हैं उसमें।
ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि सिर्फ आप पेड़ पौधों को ही पर्यावरण। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि इनको तो हमने देखा कि कीमत इसकी कहीं न कहीं अदा करनी पड़ती है, और एक मुद्दा ये उठाया गया कि प्रभावित आबादी कुल मिलाकर किन संरक्षणों का दावा राज्य और समाज से कर सकती है? क्या लोकतंत्र में लोगों की को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे क्या कर किया जाए कि सलाह ली जाए? क्या लोगों को आजीविका का अधिकार है, जिसका दावा वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर पैदा खतरा होने की वजह से कर सकते हैं? यहाँ पे क्या है कि मतलब सीधा सा कि क्या हम, जब हमें ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कुछ चीज़ें की जा रही जो हमारे लिए कहीं न कहीं खतरा है, तो क्या हम उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं? क्या गवर्नमेंट के पास हम जा सकते हैं न्याय के लिए या नहीं जा सकते हैं? देन क्या होता है कि एक दूसरा मामला जो नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार का है, क्या समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं? और यह विशेष रूप से आदिवासी और आदिम समुदायों पर लागू होता है, जिनका सामुदायिक जीवन और पर्यावरण के साथ संबंध विशेष प्रकार का होता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि देखिए, हाशिए पर खड़े जो लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो ग्रामीण इलाके में रह रहे लोग होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ज्यादा समस्याएं जो है कहीं ना कहीं फेस उन्हीं को करनी पड़ती है। ये बनी बनाई बात है, क्योंकि आप उनके जमीन ही छीन रहे हो, उनकी आजीविका आप छीन रहे हो, आप पशुओं का घर छीन रहे हो, आप यहाँ पे आदमियों के घर छीन रहे हो। तो विकास करना सही बात है, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं कि हम किसी और की दुनिया उजाड़ दें। ठीक है, यहाँ पे हम पेड़ पौधे काटेंगे तो सिर्फ इंसानों के घर ही नहीं उजाड़ रहे आप, वहाँ पे बहुत से उन पे डिपेंड थे, जहाँ जंगलों पे रह रहे थे, जो जानवर रह रहे थे, कुछ पशु पक्षी जो रह रहे थे, वो जिस पे डिपेंड थे, आप उनका घर नष्ट कर रहे हो, क्योंकि उनका घर वही होता है। और हम अपने विकास के चक्कर में वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। और जब ख़त्म कर रहे हैं तो आप मतलब थोड़ा सा यदि हम कल्पना भी करें कि यदि मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल सुनसान इलाका दिख रहा, ना एक पेड़, ना पौधा, ना पानी, ना नदी, ना झरना, सोचिए वो दुनिया कैसी होगी। आपने मंगल ग्रह टीवी में देखा होगा या नहीं देखे हैं, तो आप जो कुछ प्लेनेट है उनका ना क्या करिएगा, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, उनका स्ट्रक्चर देखिएगा, कुछ भी नहीं है, ब्लैक है। ठीक है, उनमें कुछ भी नहीं है। कितना अच्छा लगता है वो देखने में। आप बिल्कुल देख के हम डर जाएंगे कि यदि पृथ्वी की ऐसी हालत हो गई एक टाइम बाद ना, तो क्या होगा यहाँ पे। तो कभी कभी अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो टीवियों में कभी कभी ऐसा मतलब दिखाता है कि पेड़ पौधे भी सूखे हुए हैं, धरती एकदम से फटी पड़ी है, कुछ भी वहाँ पे कहीं पे हरियाली नाम की चीज नहीं दिखती। सच में रूह कांप जाती वो मतलब दृश्य देख के। जो भी नल है, हैंडपंप है, वो सब के सब क्या पड़े, सूखे पड़े हैं। तो वहां से जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हे भगवान, ये क्या है। और वो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम ही है, और कोई नहीं है। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ नाजुक मामला यह है कि नैसर्गिक संसाधन किनके हैं, क्या ये स्थानीय समुदाय के हैं, संबंधित राज्य के हैं, या फिर पूरी मानवता के साझे संसाधन हैं। अगर हम संसाधनों को संपूर्ण मानवता का समझते हैं, तो मानवता के आगामी जो पीढ़ियां भी क्या होंगी, पीढ़ियां भी तो शामिल होंगी, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जन समूह के विभिन्न तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच संतुलन कायम करना भी यहाँ पे है। तो इसमें से अभी यदि हम बात करते हैं, अभी तो ठीक है पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे ही हम बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, यदि हम अपनी निजी लाइफ में जाएं, एक स्टूडेंट की लाइफ से थोड़ा हट के सोचें कि इसमें देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोज स्कीम ला रही है, योजनाएं चला रही हैं, रोड का डेवलपमेंट कर रही है, आपके लिए जो भी यहाँ पे उद्योग लगा रही है, तो कहीं ना कहीं उससे हमें रोजगार मिलता है, आने जाने की सुविधाएं हमारे लिए बेल हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, उससे हमारा टाइम की बचत होती है। तो कहीं ना कहीं नुकसान है तो उसके फायदे भी हैं, लेकिन इसमें से
अभी तो सिर्फ हम इसकी आलोचना पे ही चल रहे हैं कि ठीक है, इसमें गवर्नमेंट यदि ऐसा कर कुछ करती है तो हम किस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं। हाँ, ये है कि कुछ उनके द्वारा भी गलतियाँ रहती हैं, खैर वो हम आगे देखेंगे। क्या है कि डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं कर देना चाहिए कि किसी का आप घर छीन लो। ठीक है, हम स्कीम ला रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं पहले उनके लिए हम व्यवस्था बनाएँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमने पैसा दे दिया, जाओ जहाँ जाना हो। और क्योंकि एक दिन में तो पैसे से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि आपकी ज़मीन का देती नहीं है, कुछ देती है, आपको अच्छी खासी रकम देती है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को और भी कुछ करने होते हैं या करने चाहिए जो करती नहीं है अभी, ठीक है। तो इसमें से आप पूरा समझ पाएंगे। देन क्या होता है कि लोकतांत्रिक सहभागिता, अब थोड़ा सा इसमें यदि बात करें तो आपको कितनी बार कहा गया है कि आप मतलब अपनी भलाई के लिए आपको माता पिता या शिक्षक की बात मानने जैसे कुछ चीज़ें करनी ही चाहिए। तो कई बार आपको कहा गया होगा ना कि आपके मम्मी-पापा कहते होंगे, बेटा जो हम बोल रहे हैं वो मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। या हमारे टीचर कहते होंगे, जितना हम बता रहे हैं भैया पढ़ लो, इसी में भलाई है आपकी। अदरवाइज़ यदि नहीं पढ़ रहे हो तो फिर समझ लेना कि क्या होने वाला है। जैसे मैं आपको बोलती रहती हूँ कि आप जो मैं बता रही हूँ थोड़ा उसी हिसाब से चलिएगा, अदरवाइज़ आपकी भलाई नहीं है। अभी थोड़ा-सा मुझे और भी आज कुछ बताना है। इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें मतलब हमें ऐसा लगता है कि मानना चाहिए। और क्या होता है कि ऐसी बातों पर आपने खुद को यह कहता महसूस किया होगा कि अगर इसमें भलाई है तो इसका फ़ैसला स्वयं मुझे करने दें। तो हम लोग कहते होंगे ना कि यदि इसमें चलो ठीक है कि उनकी नज़र में लग रहा होगा कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, मान लोगे हमारी बात, तो आपकी भलाई होगी। लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं कि नहीं, अब हम अपने से देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कितनी इसमें भलाई दिख रही है, और ये फैसला हम करेंगे कि भलाई है हमारी या नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि लोकतंत्र और तानाशाही के बीच यही अंतर है। जो लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं और तानाशाह, इन दोनों के बीच में यही सेम अंतर है कि लोकतंत्र में क्या होता है, संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी के अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए होता है। कि लोकतंत्र कंट्री है तो यहाँ पे यदि किसी भी समस्या उत्पन्न होती है तो सबकी राय मशवरा लेके ही इसका सलूशन निकाला जाता है। इन्हें क्या किया जाता है कि ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। लोकतांत्रिक कंट्रियों में क्या होता है कि इन्हें आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते हो किसी के ऊपर। और इस प्रकार अगर बेहतर जीवन हासिल करने में समाज का हर व्यक्ति साझेदारी है तो विकास के लक्ष्य तय करने और उसके कार्यान्वयन के तरीके ढूंढने में भी हर एक व्यक्ति को शामिल करने की जरूरत है। तो जब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर अधिकारों में वो क्या है कि उसमें शामिल है, बेहतर जीवन जीने के लिए उसे यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं। तो जब उनके जीवन जीने के तरीके आप डिसाइड कर रहे हो तो उनका अधिकार उसमें होना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है कि दूसरे की बनाई योजनाओं का अनुसरण करने, योजना तैयार करने और भागीदार होने में फ़र्क है। पहला, अगर दूसरे आपके लिए अच्छी नियत से भी योजना बनाते हैं, तब भी आपकी विशेष ज़रूरतों से अवगत होने की उनकी गुंजाइश कम ही है। और दूसरा, निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अधिकार संपन्न भी बनाती है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही बातें आप समझिए सीधे से मेरी लैंग्वेज में कि इसमें से क्या बताया गया है कि दूसरे के द्वारा जो योजना बनाई जाती है। सपोज मान के चलिए कि मेरा पढ़ने का तरीका है कि मैं सुबह उठती हूँ, देन उसके बाद फ्रेश होके मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। दोपहर तक मैं पढ़ती हूँ, दोपहर के बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, 1 घंटे के बाद फिर मैं मतलब 8 बजे तक पढ़ती हूँ, मतलब 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद से मैं फिर 2 घंटे का ब्रेक लेके, 2 घंटे या 1 घंटे का ब्रेक लेके मैं फिर स्टार्ट हो जाती हूँ, तो फिर रात के 12 बजे तक पढ़ती हूँ। अब इसमें से मैं कहूँ कि मैंने अपना ये पूरा जो है अपना टाइम टेबल मैंने आपको सेंड किया कि आपने कहा कि मैडम मुझे चाहिए, मैंने दे दिया, ठीक है। अब भाई मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, मेरे पास उतनी ऐसा है कि मैं कर सकती हूँ, इतने घंटे तक मैं पढ़ सकती हूँ। अब वही सेम आप अप्लाई करने की कोशिश करो, तो हो सकता है कि आपके उठने का टाइम अलग हो, आपके लंच करने का टाइम अलग हो, आपके डिनर करने की हैबिट अलग हो कि आप कितने बजे खाना पसंद करते हो। तो यहाँ से आप मेरा वाला प्रोसेस अपनाओगे तो आपको बहुत समस्या होगी, क्योंकि आप उस हिसाब से चल ही नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा सब कुछ अलग है। और मैं चाहूँ कि मैं आपका एज इट इज अपना लूँ तो हो नहीं सकता। यदि आप चाहो कि आप टीना डावी मैम के जो आपका यूट्यूब वगैरह में आप डालेंगे ना तो उनका टाइम टेबल भी आ जाता है।
आप उनका टाइम टेबल अपना लो, या जितने भी टॉपर्स हैं आप उनका टाइम टेबल अपना लो। जी बिल्कुल भी नहीं आप अपना सकते हो। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, खुद की योजना बनानी पड़ेगी, खुद हम अपने अकॉर्डिंग कि रियल में हम क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना नहीं पढ़ सकते हैं, और कितने घंटे बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, या कितना, सब कहते हैं 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, लेकिन हमारा दिमाग कितना चल रहा है, कितना हम दिमाग को चला पा रहे हैं, तो उतना हम एफर्ट डालेंगे ना उसमें। या तो हमने किसी ने कह दिया कितना करो, हम उस हिसाब से करेंगे, और उस हिसाब से करते हैं तो तकलीफें बढ़ती हैं। सुननी सबकी चाहिए, ये बात बिल्कुल तय है कि आप सुनिए सबकी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन करनी हमेशा अपने मन की ही चाहिए कि हम किस हिसाब से करते हैं। किसी का टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो, किसी की बताई हुई आप स्ट्रेटेजी, ठीक है सबकी सेम ही होती है, क्योंकि सेम एग्जाम के लिए सेम। अब वो कोई हिस्ट्री पहले खत्म करे, कोई पॉलिटी पहले खत्म करे, वो बात अलग है, लेकिन सिलेबस किसी भी तरीके से कोई किसी तरीके से ख़त्म करते हैं। तो मेरा तो हमेशा से यही सजेशन रहता है कि हमें सुननी सबकी है, लेकिन करनी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन की है। और यदि आपका मन कुछ जवाब नहीं दे पा रहा ना, तो समझ के चलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स है आप में। नहीं, अदरवाइज़ आपके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं है, वो दूसरे तय करें, ये सही नहीं है। आप खुद तय करिए कि क्या बेटर है, क्या नहीं है, और तभी आप सक्सेस भी हो पाएँगे। सेम इसमें विकास में भी है कि हमारे लिए नीड है, हम दूसरों का मॉडल अपना रहे हैं, तो उसमें से हम उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो एनी टाइम हम अनकंफर्टेबल फ़ील करेंगे। हम हमेशा हेजिटेट होते रहेंगे, क्योंकि उतना हम कर ही नहीं पाएँगे, उतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। सपोज़ घर में आप रह के स्टडी कर रहे हो, तो मैंने अपना जो शेड्यूल बताया, मैं घर से बाहर हूँ, रूम लेके रह रही हूँ, मैं बिल्कुल एकांत में हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है। और आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, आपको चाहिए फॉलो तो मेरी वाली स्ट्रेटजी ही करनी है, और वहाँ पे नहीं कर पा रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी आपको, बस गुस्सा ही दिखाई देगा कि ऐसा नहीं, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बनाएँगे, तो बहुत अच्छे तरीके से एकदम से आप कूल माइंड में होके सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। उसी तरीके से हम योजना भी बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, तो वो बेटर रहेगी। सीधा से इसमें कहने का मतलब ये था। अब उसके बाद आता है कि लोकतंत्र, और यहाँ पे क्या है कि विकास, दोनों का सरोकार बेहतरी हासिल करना है, और सवाल ये है कि सबकी बेहतरी किसमें है और इसका निर्धारण कैसे हो। और लोकतंत्र के जो हमारे देश होते हैं, तो इनके निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लोगों के अधिकार पर जोर दिया जाता है, और भागीदारी सुनिश्चित करने का क्या किया जाता है, एक प्रस्तावित रास्ता स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेने देना है, और स्थानीय निकायों के अधिकार और संसाधन बढ़ाने की वकालत इसीलिए भी यहाँ पे बताया गया है कि की जाती है, कि जिससे क्या हो कि दो चीजें सुनिश्चित होती हैं। एक तो क्या होता है कि इसका अर्थ है यह हुआ कि लोगों को अत्यधिक यानी कि प्रभावित करने वाले मामलों पर लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए, और समुदाय को नुकसान पहुंचना यानी कि पहुंचा सकने वाली सब परियोजनाओं को रद्द करना संभव होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों के लिए अपनी जरूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग की भी गुंजाइश बनती है। सड़क कहाँ बने, स्थानीय बसों या मेट्रो का जो मार्ग कौन सा हो, मैदान या विद्यालय कहाँ पर हो, किसी गांव को चेक डैम की ज़रूरत है या इंटरनेट कैफ़े की, तो इस तरह के फैसले उन्हीं लोगों द्वारा किए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें बेहतर तरीके से पता होगा, आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि आपको कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। हम डिसाइड आपके लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नौकरशाह डिसाइड करे, हमारी राज्य सत्ता डिसाइड करे कि इस गांव में कैफ़े कहाँ बनेगा, इस गांव में सड़क कहाँ से जानी चाहिए, इस गांव में बस स्टैंड कहाँ पे बनना चाहिए। तो उचित ये नहीं है, आपको विकास ही करना है तो गांव से सलाह मशवरा ले कि इस गांव में ज़्यादातर कहाँ पे, क्योंकि गांव वालों को वो चीज़ें बेटर पता होंगी, हमें उतनी चीज़ें नहीं पता होंगी, ठीक है। आप अपने इलाके के बारे में जितना बता पाएंगे, शायद हम में उसमें से 0% भी यानी 0.1% भी नहीं पता होगा कि इसमें क्या है, और हम आपके लिए चल दिए योजना बनाने, तो इसमें से बहुत गड़बड़ हो जाती है, और तभी लोग असंतुष्ट भी होते हैं। और इसमें है कि कुछ लोगों ने तर्क दिया कि विकास का वर्तमान मॉडल ऊपर से नीचे का है, और लोगों की विकास का पात्र मानने की ओर लक्षित है।
यह मान लेता है कि हमारी समस्याओं का समाधान का जो सर्वोत्तम तरीका एक और केवल एक ही है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि लोगों के पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान और अनुभवों को की अनदेखी ही हो सकती है। विकास की केंद्रीकृत पद्धति परंपरागत और आधुनिक स्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल को क्या होता है संभव बनाती है। तो इसमें से आप पूरा ये विकास का समझ चुके हैं। अब आता है हमारा कि विकास और जीवन शैली। इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। और जैसा कि गोपाल का कहना था कि यहाँ पे थोड़ी क्लास पढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमें देख रहे हो या हमें फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। पहली बात, ठीक है। यहाँ पे आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप और मतलब कि यदि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो अभी 1 साल से, वो भी गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि आप फटाफट किताबें पढ़ो, वीडियो देखना ज़रूरी है, लेकिन जब आपकी किताबें पढ़ी होनी चाहिए तब आप उसको, और वीडियो ऐसा भी नहीं देखना कि 1 घंटे की है तो 1 घंटे ही लगाओ, उसमें स्पीड होता है। आप जब 3 डॉट पे यहाँ पे आता है, वो 3 डॉट आपके साइड में यहाँ पे रहता होगा, ठीक है। जब आप यूट्यूब ओपन करते हो, वहां से आप क्या करोगे कि वो उसमें क्लिक करोगे, देखोगे ना कि उसमें दिया रहता है आपको स्पीड बढ़ाने के लिए रहती है। स्पीड को आप 1.5x में करो। उससे आप ना बिल्कुल से ऐसे देखो, जल्दी से सुनो, क्योंकि इसमें लिखना उखना कुछ नहीं है। सुनना है आपको। आपका एक जो है कि कुछ एडिशनल बातें जो ऐड हो रही हैं कैसे क्या है वो आपकी हो जाएंगी, ठीक है। आप बिल्कुल, आपको ही नहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पूरे कहीं ऐसा ना हो कि 2021 तक हो जाए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। 2021 नहीं, 2-3 महीने में हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रही हूँ, और मैं हमेशा कहती थी कि प्लीज़, यदि सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। और आज तक नहीं आपने मतलब ऐसी यदि की होगी तो शायद आप मुझे अच्छे से सुने नहीं होंगे, या तो आप अच्छे से सुनने की कोशिश नहीं की होगी। क्योंकि मैं हमेशा आपको आपको क्या, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही बोलती हूँ कि पहले आप बुक पढ़िए। और बुक सिर्फ़ ऐसा नहीं पढ़ना कि यही जितना पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ना है। आपको पूरे अच्छे तरीके से बुक कंप्लीट करनी है, देन से उस बुक की सेकंड रीडिंग भी करनी है, थर्ड में आप वीडियो सुनोगे, आपकी बातें क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद आपका ये एनसीईआरटी से काम आज का खत्म हो जाना चाहिए। मतलब ठीक है, वीडियो जब आ रहे हैं आप सुनेंगे, लेकिन आपकी तरफ से वो तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। और एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्टों की। एंड स्टैंडर्ड बुक भी, क्योंकि यूपीएससी कोई साल भर करे ना तो बहुत होता है, बहुत इतना टाइम होता है, सेल्फ भी करे तो बहुत टाइम होता है। तो और नॉर्मल है कि बुकें सबको वही पढ़नी पड़ती है। और एक बात और कि मतलब जो अपने सोर्सेज हैं बस लिमिटेड रखिए, उसे बार-बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए, ज़्यादा नया पढ़ने की जगह पुराने को बार-बार रिवाइज़ करिए, बेटर होगा। और ये रही बात इसकी, तो हम लोग ख है खैर कोशिश करेंगे अब, क्योंकि मैं अदर सब्जेक्टों में ज़्यादा घुस जाती हूँ, मुझे भी अपनी कमियाँ थोड़ा समझ में आ रही हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यदि यही मेरी चाल-ढाल चलती रही ना तो 2021 के 22 भी निकल जाएगा। तो नहीं करना है ऐसे, ठीक है, 2-3 महीने में ख़त्म करते हैं इसे, जो भी है पूरा। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत हो जाइए। लेकिन हाँ, जो हमेशा मैं बताती हूँ आपको और आज भी वही कहने वाली हूँ कि प्लीज़, यदि आप सिर्फ़ ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ़ इससे हो जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितने बार मैं बोल चुकी हूँ, आपको बुकें पढ़नी पड़ेगी, और 1 बार नहीं, 2, 3, 4 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार। बुक पर ध्यान दीजिए ज़्यादा, खुद से पढ़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे नहीं लगता कि मैं पर डे ऐसा आपको बोलती हूँ कि ये यूट्यूब के चक्कर में पढ़ना ना बड़ा खतरनाक होता है। हमने ये कहा कि वीडियो देखना है, एडिशनल बातें कुछ ऐड होती हैं उसमें, इम्पोर्टेंट है, हमें देखना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखना चाहिए। लेकिन यदि सिर्फ़ आप इसके ही हो भरोसे कि हम यूट्यूब से देख के आप मुझे सुन रहे हो या किसी और को सुन रहे हो। ये मैं नहीं कहती कि आप किसी को भी बहुत से मतलब आपको मिल जाते हैं सारी चीज़ें। तो सिर्फ़ इतने से आपका कवर हो जाने वाला, तो जी नहीं, आपका मैं यहाँ पे मिथ तोड़ती हूँ, ये बिल्कुल गलत है, कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। आप बुक पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, ज़्यादा कमांड बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो बना-बनाया खाने की कोशिश मत करिए, खुद पहले बनाइए, यानी बुकों पे ज़्यादा अपना दिमाग पहले खपाइए। और उसके बाद न्यूज़पेपर खुद से पढ़िए, यदि जो भी दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी, थोड़ा क्या होता है ना, हमारी जो सोचने की क्षमता होती है वो खुद से हम डेवलप कर पाते हैं।
लोगों की अभी वही हुआ ना कि लोग बना बनाया दे रहे हैं। अभी मैंने जो बताया कि हम दूसरों का अपना रहे हैं तो हमारे लिए वो खतरा है कि लोग बना बनाया दे रहे हैं तो हमें लेने में अच्छा लगेगा कि हम ले लें, लेकिन हमें लेना नहीं है, वो हमारे लिए खतरा है। ठीक है? तो हालाँकि मैं आपकी बातों का ध्यान ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं जो कुछ ज़्यादा घुसती हूँ समझाने के चक्कर में, वो नहीं होगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ख़ैर नहीं होने दूँगी कि 2021 ही निकल जाए, 2020 निकल गया काफ़ी है। लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा तभी इसीलिए बोलती रहती थी और अभी भी बोलती हूँ कि ये यदि ऐसे कर रहे हो, आप कि सिर्फ़ इसी पे चल रहे हो, तो आप फिर से गलत कर रहे हो। प्लीज़ आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए और एक-एक बुक को फटाफट फिनिश कीजिए और उसे इस तरीके से कि आज को तो आपको 7-8 बार बुकें हो जानी चाहिए थी, एनसीईआरटी यदि आप पढ़ रहे हो, रट जानी चाहिए थी। वो तो सेकेंडरी मैटर है और वीडियो-वोडियो देखना बाद की बात है। पहले हमें खुद से वो चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जानी चाहिए, पूरी एकदम से बेहतर तरीके से। और फिर बाद में हम देखेंगे क्या ऐड करना, क्या नहीं ऐड करना। और यही पढ़ने का बेहतर तरीका होता है। और यदि आप सिर्फ़ ये सोच रहे होंगे ना, थोड़ा-सा आज मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो क्या करते हैं कि हम इसको भी देख लें, सारा दिन उनका यूट्यूब पे क्लास ही चलती रहती है कि हम इसके करंट अफ़ेयर भी देख लें, इसके भी देख लें, हम इसके वीडियो भी देख लें, हम उसके वीडियो भी देख लें, हम इसके भी ले लें। आप देखिएगा कि आप उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ पाएँगे, एक कदम। जो भी स्टूडेंट यदि ऐसा कर रहे हैं और यूपीएससी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि 8-10 साल में निकल जाए, अदरवाइज नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आपने वहाँ पे अपने से कुछ ना सोचने की क्षमता आपने अपनी डेवलप की, ना खुद से पढ़ने की क्षमता डेवलप की, ना खुद से याद करने की क्षमता डेवलप की। हमने उनका बना बनाया, जो भी उन्होंने बताया कर लिया, वो सारी चीज़ें करके क्लियर कर ली। अब हमें बीच का नहीं पता क्या है, कैसे है, कोई कहानी नहीं बन रही, माइंड में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं भी वो सारी चीज़ें फेस करके बैठी हूँ। हम मैं इसीलिए बताती रहती हूँ क्योंकि बाद में ये ना हो, ये यूट्यूब की दुनिया, यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं हो सकता आपका। सीधे से यदि मैं कहूँ, इसमें से हो सकता है कि मेरा भी लॉस हो, आप मुझे भी सुनना बंद कर दें, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको कभी भी गलत राय नहीं दूँगी और ना ही आज तक दी हूँ। और इसमें से थोड़ा-सा मैं ये इस पे तो ध्यान दूँगी। ख़ैर आपका धन्यवाद। और मैं भी सोच रही थी, लेकिन क्या है ना कि वो अब होता है ना कि जब समझा ही रहे तो फिर अंदर तक चले ही जाओ, तो थोड़ा-सा ये कमियाँ हैं उसे दूर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है? एंड आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, यदि कोई आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं, आप में से कोई भी, कि ओनली वन सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। मुझे क्या, किसी भी यूट्यूब की वीडियो सिर्फ देख के यूपीएससी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। पहले सबसे पहला काम आप सभी का है कि आपको किताबें पढ़नी है, खुद से किताबें पढ़नी है और उसके बाद आप खुद से एनालिसिस करिए, खुद से सोचने की आप यार एक डीएम बनने जा रहे हो, प्रशासनिक अधिकारी। यहाँ पे आपके माइंड में क्या चल रहा है ना, डिपेंड ये करता है। आपके अंदर वो प्रशासन वाली ना, जो एक होता है अधिकारी वाली क्वालिटी आनी चाहिए। खुद का जो भी चीज़ें हैं उसका कंक्लूजन निकालने की क्षमता, उसमें से जैसे हमने एनसीईआरटी पढ़ी, पूरा इसमें से क्या है, कैसे है, इसमें न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, उसका एनालिसिस कैसे खुद से हम छांटे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, ये बात तय है कि थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम की फ़िक्र मत कीजिए, एक दिन में 10 क्लासेज मत लीजिए, एक दिन में 10 बुकें पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। एक-एक करके सारे विषय ख़त्म करिए और यकीन मानिए आपका बहुत अच्छे से सिलेबस, तो ख़ैर टॉपर्स भी नहीं आज तक ख़त्म कर पाए, तो हो सकता है कि आप लोग भी टॉप कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जितना चीज़ें पढ़ें उतना क्लियर होना चाहिए, सीधा-सा फंडा है। ठीक है? तो इसमें से यहाँ पे अब मैं थोड़ा-सा इसमें ध्यान दूँगी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा-सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिए एंड खुद की स्ट्रैटेजी खुद से, किसी की बताए बहकावे पे नहीं आना बिल्कुल भी। एंड जो भी है आप आगे खुद समझदार हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आपको जब भी लगे कि हम कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो जैसे आज गोपाल ने बोल दिया, वैसे आप सभी लोग बोल सकते हो, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा समझ में आ रहा है ना कि यही अब जो चल रही है, कछुआ चाल चल रही है हमारी ना, तो वो 2022 भी निकाल देगी। तो इसके लिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी प्लीज़ ध्यान दीजिए जो मैं बता रही हूँ, कि ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़िए। और ये मैं कोई नई बात नहीं कि मैं आज बोल रही हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ। सो
आई होप कि आपको बुरा नहीं लगेगा, समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।